हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 9 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है सैटेलाइट टेलीमेट्री स्टडी की जा रही है टू ट्रैक ओलिव रिडले टर्टल। अब यहाँ पे आपको बताऊंगा ये सैटेलाइट टेलीमेट्री स्टडी होती क्या है, किस तरीके से की जा रही है, और जो ओलिव रिडले टर्टल होते हैं उनके कंजर्वेशन में किस तरीके से मददगार साबित होगी। यहाँ पे कौन से टेक का इस्तेमाल हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे जैसे आपको पता है कि प्रीलिम्स अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो जो भी मैं आपको समझाऊंगा समरी में वो टू द पॉइंट शॉर्ट में रहेगा और कंप्लीटली अलाइंड होगा आपके प्रीलिम्स के साथ। उसमें जो मेंस के टॉपिक होंगे वो आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा। और जब मैं आपसे बोलूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा भी कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। जो पीवाईक्यू का पैटर्न है मैं उसके अनुसार आपको चीज़ें बताऊंगा। अननेसेसरी उन चीज़ों जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है आपके लिए, उन चीज़ों पे डिस्कशन मैं नहीं करूंगा अभी, ठीक है। टू मेक श्योर कि आपका अलाइनमेंट कंप्लीट आने वाले 3 से 4 महीने केवल और केवल प्रीलिम्स के ऊपर रहे। जो मेंस ओवरलैप करेगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्पाइना बिफिडा के ऊपर। ये इंडिया में किस तरीके से एक पब्लिक हेल्थ ट्रेजेडी बन सकती है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है। तो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से स्पाइना बिफिडिया होता है और इसमें किस तरीके से प्रिवेंशन को लिया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है प्रगति प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे आपको बताऊँगा प्रगति प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर। रिसेंटली आपने सुना होगा यूएसए ने विड्रॉ किया है, लेकिन इंडिया ने रीअफर्म किया है कि भाई अभी भी हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं माधव गडगिल के ऊपर। आपने कई बार गडगिल कमेटी का नाम सुना होगा, तो इनकी डेथ हुई है। आपको मैं समझाऊंगा कि इनका क्या रोल था पीपल सेंट्रिक कंजर्वेशन में। GS2 GS3 दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट आर्टिकल है। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको मैं पहले सीक्वेंस में चीज़ों को समझाता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जहाँ पे 2 ओलिव रिडले टर्टल की नेस्टिंग को अच्छे से मॉनिटर किया गया है। और सवाल उठता है कैसे मॉनिटर किया गया होगा। तो आप ये समझ लीजिए इमेजिनेशन में कि मान लेते हैं 2 ओलिव रिडले टर्टल थी फीमेल, तो उनके ऊपर ऐसे बैजिंग टाइप की गई थी, या आप ऐसे समझ लो कि उनके ऊपर इन्होंने ट्रैकर लगाया और ट्रैकर लगा के ये पता लगाया जा सके कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे ये जाते हैं, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ को पता लगाया जा सके, उनके माइग्रेशन रूट को पता लगाया जा सके, और उनके नेस्टिंग बिहेवियर किस तरीके से वर्क करते हैं वो लगाया जा सके पता। तो ये कैसे किया जाएगा? सैटेलाइट टेलीमेट्री का सहारा लेकर के। तो एक तो टैग लगाया, जैसे आपको ने बैजेस टाइप में कहा, तो यहाँ पे टैग्स लगेंगे, सैटेलाइट टैग। तो ये क्या होगा? ये इन्हीं दोनों टर्टल्स के ऊपर लगाया गया है। अब ये हेल्प कैसे करेंगे ओवरऑल कंजर्वेशन में? जब हमें पता रहेगा कि नेस्टिंग बिहेवियर ऐसा है, माइग्रेशन रूट ऐसा है, तो हम वहाँ पे उस तरीके से स्टेप्स को आसानी से ले पाएंगे। अब सवाल उठता है व्हाट इज इट? टू द पॉइंट बात करें तो ये सैटेलाइट रेडियो टेलीमेट्री स्टडी जो ओलिव रिडले टर्टल पे की जा रही है यही है ये, ठीक है। यहाँ पे टर्टल्स में सैटेलाइट टैग्स को फिट किया जाएगा और उनकी लोकेशन का एकदम एज इट इज लाइव डेटा मिलता रहेगा, ताकि उनके मूवमेंट का जो अप्रोच होता है, जिस तरह से मूव करते हैं, उनका आर्ली बेसिस पे सब कुछ पता लगा जा सके। और इसके साथ जो नेस्टिंग सीजन होता है पर्टिकुलरली उसमें पता लगना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे मास लेवल पे ओलिव रिडले टर्टल होते हैं। तो ये ना हो कि वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो फिशिंग नेट्स होते हैं उसमें फंस जाए और उससे उनकी डेथ हो जाए। अब सवाल उठता है कैसे हेल्प करेगा? हमें मैप करने में आसानी मिलेगा माइग्रेशन रूट्स, किस तरीके से ओलिव रिडले टर्टल जाते हैं। क्रिटिकल नेस्टिंग साइट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। जो फिशिंग जोन्स हैं उनके साथ जो ओवरलैप होगा उसको भी आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो आपको समझ में आओगे मैंने किस तरीके शॉर्ट में आपको समझाया सैटेलाइट टेलीमेट्री कैसे वर्क करेगी यहाँ ओलिव रिडले टर्टल पे। तो आपसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं? सवाल हाई प्रोबेबिलिटी ऐसी रहेगी, बोल देंगे सैटेलाइट रेडियो टेलीमेट्री स्टडी किस स्पीशीज के ऊपर की गई है। तो वहां पे आपके सामने टर्टल सुनोगे तो आपको लगेगा टर्टल तो कहाँ, ये तो पानी में है, यहाँ थोड़ी होगा। तो ऐसे यूपीएससी ट्रैप को डालती है। अगर बात की जाए ओलिव रिडले टर्टल के ऊपर, तो ये स्मॉलेस्ट मोस्ट अबंडेंट है ऑफ ऑल सी टर्टल्स। इनको मास नेस्टिंग, जिसका नाम अरीबाडा भी होता है, उसके लिए जाना जाता है। इनका हैबिटेट ट्रॉपिकल ओशियन कहा जाता है। इंडिया में जो आपका गहिर माथा, ऋषिकुल्य और जो आपके देवी रिवर के माउथ्स होते हैं उड़ीसा में, वहां पे पाए जाते हैं। अगर आप ध्यान दोगे यूपीएससी ने 2015 में
स्ट्रेट अवे सवाल क्या पूछा था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल के ऊपर। ऑल्दो यहाँ पे ओलिव रेडले आंसर नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ओलिव रेडले ऑप्शन में है, जो कि यूपीएससी ने ओलिव रेडले को दूसरे फॉर्म में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्पिना बिफिडा के ऊपर। अब ये है क्या, टू द पॉइंट। आप देखो इतना भारी, आप पूरा पूरा आर्टिकल पढ़ोगे लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये है क्या, व्हाट इज इट, व्हाई इज इट, हाउ इज इट। ये 3 सवालों के जवाब अगर नहीं निकाल पाओगे बेटा तो इट इज़ ऑल वेस्ट। आप इसको सुबह केवल ऐसा नहीं हो रहा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो टाइम पास करने के लिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एक उद्देश्य लेकर के कि आप एटलीस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखेंगे, अगर उसको आप सही कर पाओगे तब तो वर्थ इट है, नहीं तो एवरीथिंग विल गो इन कंप्लीट वेन। तो स्पिना बिफिडा क्या है, ये एक बर्थ डिफेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से पैरालिसिस और जो आपका इनकंटिनेंस, जो बाकी बीमारियां होती हैं पर्टिकुलरली ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स, वो सब होने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। बर्थ डिफेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछे, बोल देंगे स्पिना बिफिडा क्या है, बोलेंगे ये बर्थ डिफेक्ट है या फिर कैसा है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है, ये जो स्पिना बिफिडा होता है इसमें कोई इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट नहीं होता, मतलब दिमागी स्तर पे कोई भी इंपेयरमेंट नहीं देखने को मिलता है। जो भी बच्चा अफेक्ट होता है इससे उसकी लाइफ जो है वो आराम से प्रोडक्टिविटी से रह सकता है। वो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में होती है। अगर ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट की बात की जाए तो जो 68 कंट्रीज हैं मैंडेट करती हैं फॉलिक एसिड फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर। अब फॉलिक एसिड के बारे में समझो कि विटामिन B9 के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर जो माँ होती है, बच्चे में विटामिन B9 या फिर जो विटामिन बी की कैटेगरी होती है उसकी कमी रहेगी तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बात की जाए इंडिया में क्या क्या पॉलिसी गैप है, उसमें पहली चीज़ क्या है, कोई भी नेशन वाइड अवेयरनेस ड्राइव नहीं है, अभी भी मैंडेटरी एसिड फोर्टिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो एक नेशनल अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है, फूड फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। और जब फूड फोर्टिफिकेशन की बात होगी तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए किसके ऊपर बात हो रही है, बायो फोर्टिफिकेशन पे। आपको यहाँ पे आप रिसेंटली एक आर्टिकल समझाया था जहां पे राइस में बायो फोर्टिफिकेशन करने की बात की गई थी, जिससे वहां पे उसका आयरन कंटेंट, उसका जिंक कंटेंट को बढ़ाया जा सके। तो सेम यहां पे कह रहे हैं कि जो भी फूड होता है उसमें अगर फोर्टिफिकेशन कर देंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स में हम लोग विटामिन B12 को डाल देंगे, तो ये जो आपका स्पिना बिफिडा है इसके चांसेस होने के कम हो जाएंगे। ठीक है, चलो सोल्यूशन की बात करें। जो यहाँ पे वे फॉरवर्ड है इसी को सोल्यूशन फॉर्म में रखा जा सकता है। ये आपके लिए फ्रेमवर्क के तरीके से काम करेगा। आपके मेंस एग्जामिनेशन में अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है, फूड फोर्टिफिकेशन की जरूरत है, प्री कॉन्सेप्शन की जरूरत है कि पहले से पता होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स की, यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए ट्रीटमेंट का, सर्विलांस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे विद रेफरेंस टू फॉलिक एसिड, अगर आप ध्यान दोगे तो 2023 में क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन के ऊपर, जहां पे एनीमिया मुक्त भारत पे सवाल पूछा है। तो फॉलिक एसिड जो है ये कंफ्यूजिंग अक्सर हो जाता है, तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन एक प्रैक्टिस आपके लिए बनाया हुआ है। आप एक बार इसको पढ़ें क्या कह रहा है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। फिर आप ध्यान दोगे तो ये क्या कह रहा है, Spina bifida is a neural tube defect that primarily affects intellectual development। यही मैंने कहा था कि जो स्पिना बिफिडा होता है ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पे कोई इंपेयरमेंट नहीं कॉज करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 1 and 3 इज दी राइट वन। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, रिसेंटली आपने ध्यान दिया होगा यूएसए ने कहा है कि हम जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और न केवल आईएसए बल्कि काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए ने विड्रॉ किया है। लेकिन जब यूएसए ने ये चीज़ कही तो इंडिया ने स्टैंड लिया है कि भैया हम एक्टिवली सपोर्ट करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ताकि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके और जो एनर्जी ट्रांजिशन के गोल्स होते हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, ये कब आया, जो यूएसए ने विड्रॉल किया है। अगर बात की जाए आईएसए के बैकग्राउंड की तो COP21 पेरिस में इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। फॉर्मली इसको लॉन्च नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, फ्रेंच प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल थे। की ऑब्जेक्टिव क्या है, की ऑब्जेक्टिव आईएसए का है कि $1 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली मोबिलाइज करना इन द फॉर्म ऑफ सोलर इन्वेस्टमेंट। अगर ग्लोबल इंपैक्ट की बात करें तो जो आईएसए के प्रोग्राम्स हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशन है 95 कंट्रीज में। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे सूर्य घर
योजना के ऊपर इसी बार 25 में सवाल पूछा गया था, वो भी कनेक्ट करता है किसके साथ, जो ISA के प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 2016 के सवाल पे क्या कह रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड कह रहे हैं कि ये सभी मेंबर्स के द्वारा इसको इस अलायंस में हर एक मेंबर इंक्लूड है। क्या ऐसा है, दैट टू यूनाइटेड नेशन के? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि सभी मेंबर, कभी ऐसा नहीं होता है कि एक कोई ट्रीटी हो रही है उसके अंदर सारे के सारे शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वन ओनली इज द राइट वन। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आज द हिंदू में कई आर्टिकल्स इनके ऊपर आए थे। तो जो माधव गडगिल हैं, इनको जाना जाता है पीपल सेंट्रिक कंजर्वेशन के लिए। बहुत ही ज़्यादा फेमस नेम है। अगर आप वेस्टर्न घाट के रीजन में किसी से ही पूछोगे तो इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये एमिनेंट इकोलॉजिस्ट हैं, पीपल कंजर्वेशनिस्ट हैं और स्कॉलर्स भी हैं जो रिसेंटली पास अवे हुए हैं। इनका आइडियोलॉजिकल शिफ्ट के लेवल बात की जाए तो इन्होंने अर्बन कंजर्वेशन का जो एक स्ट्रैटेजी होती है उसको फेवर करना स्टार्ट किया था, जिससे आपकी वहां एरियाज जो होती हैं अर्बन में ही, अर्बन एरियाज में उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और पीपल का जो रीलोकेशन है वो किया जा सके। धीरे धीरे क्या हुआ, यही जो इनका आइडियोलॉजी थी वो पीपल सेंट्रिक इकोलॉजिस्ट के तरीके से कन्वर्ट हुए, जिससे यही सेम चीज जो अर्बन लेवल पे बात होती है अर्बन कंजर्वेशन पे, वही फॉरेस्ट जो कम्युनिटीज होती हैं उनको भी कहा कि इकोसिस्टम का हिस्सा है वो। अगर आप ध्यान दोगे तो इकोसिस्टम के ऊपर 2015 में सवाल पूछा हुआ है कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, तो इकोसिस्टम के अंदर ऐसा तो नहीं है केवल लिविंग बीइंग रहेंगे, इकोसिस्टम के अंदर लिविंग नॉन लिविंग को एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो आपके माधव गडगिल थे, इन्होंने फॉरेस्ट कम्युनिटीज को कहा कि भैया ये भी जो रह रही हैं इकोसिस्टम का हिस्सा है। इनकी कोर फिलॉसफी की बात की जाए तो ह्यूमन राइट्स को कहा भैया ये बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूजनरी है कंजर्वेशन में। अगर स्टेट लेड कंजर्वेशन होगा और उसमें मार्जिनलाइज फार्मर्स और ट्राइबल्स या फिर हंटर गैदरर्स जो होते हैं वो चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने कहा अगर स्टेट लेड कंजर्वेशन होगा जिसमें जो मार्जिनलाइज फार्मर्स होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, हंटर गैदरर्स होते हैं, उनको साइडलाइन किया जाता है, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, ओवरऑल कंजर्वेशन के लिए ये चीज इन्होंने मेंशन की थी। साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 था इसको भी अपोज किया था इन्होंने। अब बात की जाए वेस्टर्न घाट की लेगेसी क्या होती है, इनको वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल का चेयरमैन बनाया गया था, जिन्होंने रिकमेंडेशन कुछ अहम दी थी। कहा था कि भैया मोस्ट ऑफ द घाट जो है वेस्टर्न घाट का, उसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाए, कोई भी नई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को नहीं लगाया जाना चाहिए और जो हार्मफुल वंस हैं उनको हटाना चाहिए। वेस्टर्न घाट को एक कंप्लीट अलग उसके लिए अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए बाय द नेम वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी। अगर मेजर मूवमेंट्स की बात की जाए तो सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, यहाँ पे जो फॉरेस्ट के लिए एडवोकेसी है बस्तर में उसके लिए भी इनको जाना जाता है। अगर मैं ग्लोबल और नेशनल स्टैचर की बात करें तो इनको हार्वर्ड में इन्होंने ट्रेन किया और काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट भी कहे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको मेन चीज़ बताऊँ तो इनको किस चीज़ के लिए आपको समझना है, तो जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है ये। अगर आप देखोगे प्रीलिम्स में क्या है, विद रेफरेंस टू माधव गडगिल एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर देखिए, ही एडवोकेटेड पीपल सेंट्रिक एज चेयरमैन ऑफ वेस्टर्न घाट इकोलॉजी पैनल, ही रिकमेंडेड डिक्लेयरिंग एंटायर वेस्टर्न घाट एज नेशनल पार्क। क्या एंटायर नेशनल वेस्टर्न घाट को नेशनल पार्क बनाने के लिए कहा था उन्होंने? आप सोच के देखो, है ना। ही वॉज एसोसिएटेड विद सेव साइलेंट वैली मूवमेंट इन केरला। क्या ऐसा है? आपको अभी देखिए यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, तो ये वहां से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टू द पॉइंट नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने साइन किया है एमओयूज 15 स्टेट्स के साथ अंडर टैक्स रैम्स स्कीम। अब पहले समझिए ये है क्या, टैक्स रैम्स स्कीम है क्या। टैक्स रैम्स का मतलब होता है टेक्सटाइल फोकस रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो आपका एम होता है उसको इम्प्रोवाइज करना, कवरेज जो होता है, क्वालिटी, टाइमलाइंस और क्रेडिबिलिटी, पर्टिकुलरली ये सारी चीज़ें किस एरिया में, टेक्सटाइल रिलेटेड डेटा जो होते हैं उससे रिलेटेड जो रिसर्च होती है उन सब को रिवैम्प करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। इसमें नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर के द्वारा इसको साइन किया गया था। थीम क्या था, इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन।
अब आपको पता क्या होना चाहिए, टैक्स रैम्स स्कीम जो है ये किस रिगार्ड में बात की जाती है। तो आप क्या बोलोगे, इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है, इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी प्लानिंग और उससे रिलेटेड जो डेटा है उसको मेंटेन करने के लिए इस स्कीम को जाना जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं प्रगति प्लेटफॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव वो मैं बताता हूँ। पहली चीज क्या है, प्रगति का अर्थ को आप समझना होगा। प्रगति का अर्थ होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि फास्ट ट्रैक किया जा सके जो कुछ भी डीले प्रोजेक्ट्स हो रखे हैं, स्टेट प्रोजेक्ट्स हों या फिर जो आपके सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हों, उनको फास्ट ट्रैक किया जा सके। अगर बात करें किस तरीके से हेल्प करेगा, सॉल्व प्रॉब्लम करेगा, तो जो प्रगति आप देखोगे प्लेटफॉर्म है, ये पूरा क्या है, प्रगति प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे जो आर्टिकल क्या कह रहा है, आफ्टर प्रगति रिव्यू 3 लाख करोड़ फ्रोजन पावर प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। मतलब ये जो 3 लाख करोड़ का फ्रोजन पावर प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे, प्रगति प्लेटफॉर्म आने की वजह से इनको रिवैम्प किया गया और इसको कंप्लीट किया गया। तो यहाँ पे क्या होता है, टॉप लेवल की मॉनिटरिंग होती है, रिव्यू किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। जो भी बॉटलनेक्स या फिर जो रुकावटें होती हैं उसको सही किया जाता है, टाइम बाउंड डिसीजन लिया जाता है, जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस किया जाता है, रियल टाइम ट्रैकिंग की जाती है, कॉस्ट और टाइम की भी सेविंग की जाती है इसके अंदर। आपको पता क्या होना चाहिए, यूपीएससी स्ट्रेट अभी बोल देगा प्रगति प्लेटफॉर्म के रिगार्ड में आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।